नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 सीरीज का पार्ट 8 देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग, यानी कि प्रारंभिक सुनवाई की सूचना के बारे में। अगर आप नए हैं या फिर आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर ही उठ रहा होगा कि नोटिस ऑफ प्रीलिमिनरी हियरिंग क्या होता है, यानी कि प्रारंभिक सुनवाई की सूचना क्या होती है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि प्रीलिमिनरी हियरिंग क्या होता है, यानी कि जो प्रारंभिक सुनवाई होती है, तो यह क्या होता है। व्हेन नोटिस ऑफ प्रीलिमिनरी हियरिंग इज इशूड, कब प्रारंभिक सुनवाई की सूचना दी जाती है, यानी कि सूचना आरोपित कर्मचारी को यानी कि चार्ज ऑफिसर को दी जाती है। और प्रिलिमिनरी हियरिंग का फॉर्मेट और कंटेंट क्या होता है, यानी कि किस फॉर्मेट में जारी किया जाता है, और इसका कंटेंट क्या होता है, यानी कि इसमें मुख्य बातें क्या होती है। और जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, यह है उन चार एक्शन के बारे में, यानी कि जब चार्ज ऑफिसर को प्रिलिमिनरी हियरिंग की नोटिस दी जाती है, तो नोटिस मिलते ही किन चार चीजों पर चार्ज ऑफिसर को फोकस करना चाहिए, तो इस पर भी हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रिलिमिनरी हियरिंग का जो स्टेज होता है, यह कौन सा स्टेज होता है, और अ, और इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा इस सीरीज की पिछली वीडियो में। इस सीरीज के पार्ट 5 में मैंने आपसे चर्चा की थी रिप्लाई टू चार्जशीट, यानी कि चार्जशीट के जवाब के बारे में, आरोप पत्र के जवाब के बारे में। और वहां बताया था कि आरोप पत्र का जवाब जब चार्ज ऑफिसर यानी कि आरोपित कर्मचारी के द्वारा दिया जाता है, और उसके बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी कि उस जवाब से अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी संतुष्ट नहीं होते और उनको लगता है कि आरोपित कर्मचारी पर जो आरोप लगे हैं उसका जांच होना जरूरी है, तो इसके लिए इंक्वायरी सेटअप की जाती है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है, यह होता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करता है। और दूसरा जो अपॉइंटमेंट होता है वह होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के। और इन दोनों के बारे में इस सीरीज के पार्ट 6 और 7 में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की है। और अधिक जानकारी के लिए इस सीरीज का पार्ट 5, 6 और 7 को देख सकते हैं। तो आगे हम इस वीडियो को बढ़ाते हैं, और जैसा कि पहले भी मैंने आपसे चर्चा की है कि इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना, यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उनको सर्विस रूल के बारे में जानकारी देना, यानी कि अगर ऐसा समय होता है तो किस तरह से अपने आप को डिफेंड कर सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फुल ऑफ टेक्निकलिटी से भरा हुआ है, यानी कि पूरी तरह ये टेक्निकल मैटर है, और जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर आप खुद को डिफेंड कर सके और दूसरों को भी मदद कर सके। तो इस उद्देश्य से मैंने इस सीरीज की शुरुआत की है। और अब हम आगे जो आज का मुख्य जो टॉपिक है नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग, पे इस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज प्रिलिमिनरी हियरिंग इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, यानी कि जो विभागीय जांच होती है, तो इसमें प्रिलिमिनरी हियरिंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें बता देता हूं कि इसका स्टेज क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द फेज ऑफ हियरिंग फ्रॉम द फर्स्ट अपियरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर द आयु टिल द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इज नोन एज प्रिलिमिनरी हियरिंग। यह तो स्पष्ट है कि जो फर्स्ट अपियरेंस होता है पार्टीज का, कि जैसा कि बताया कि प्रीलिमिनरी हियरिंग में सभी पार्टी को एक साथ होना होता है, एक साथ बैठना होता है, जहां पर इंक्वायरी ऑफिसर भी मौजूद होते हैं, प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी मौजूद होता है, और चार्ज ऑफिसर भी मौजूद होता है। तो इसलिए कहता है कि फर्स्ट अपियरेंस, यानी कि फर्स्ट टाइम जब सब एक साथ मिलते हैं, वहां से लेकर
रेगुलर हियरिंग तक, यानी कि रेगुलर हियरिंग से जो पहले तक का स्टेज होता है, जो भी फॉर्मेलिटी होती है, उसे प्रिलिमिनरी हियरिंग कहा जाता है। और रेगुलर हियरिंग और प्रिलिमिनरी हियरिंग में अंतर होता है कि रेगुलर हियरिंग में एविडेंस रिकॉर्ड पर लिया जाता है, और फिर गवाह जो होता है, जो विटनेस होता है, उसका एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। यानी कि उससे पहले का जो स्टेज है उसे प्रिलिमिनरी हियरिंग कहते हैं। यानी कि फर्स्ट अपीयरेंस से लेके रेगुलर हियरिंग तक, यानी कि रेगुलर हियरिंग जिससे पहले रेगुलर हियरिंग की शुरुआत होती है, तो वहां तक के स्टेज को प्रिलिमिनरी हियरिंग कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कब प्रिलिमिनरी हियरिंग का नोटिस दिया जाता है और यह कौन देता है। तो इसके बारे में भी जरा आप यहाँ जान लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर का काम होता है इंक्वायरी होल्ड करना, यानी कि इंक्वायरी करना, और इसीलिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करती है। और जब इसका अपॉइंटमेंट होता है तो केस से रिलेटेड, यानी कि चार्ज से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है उनकी कॉपी जो है रूल 14(6) के तहत इंक्वायरी ऑफिसर को भेजा जाता है। जब इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता है और उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट मिल जाता है उस केस से रिलेटेड, यानी कि उसकी कॉपी मिल जाती है, तो डॉक्यूमेंट मिलने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर यानी कि नोटिस जारी करती है। किसको नोटिस जारी करती है? तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी नोटिस जारी किया जाता है, और चार्ज ऑफिसर यानी कि आरोपित कर्मचारी को भी इसकी सूचना दी जाती है प्रिलिमिनरी हियरिंग की। और जब सूचना मिलता है तो उस सूचना में क्या क्या बातें होती है इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि टू प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर प्रिलिमिनरी हियरिंग, पहला इंस्ट्रक्शन ये होता है नोटिस में कि आप प्रिलिमिनरी हियरिंग में मौजूद हो, यानी कि आप प्रेजेंट हो एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन अ डेट एंड टाइम विदिन 10 डेज, यानी कि 10 दिन के भीतर एक टाइम दिया जाता है, एक जगह दिया जाता है, यानी कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी दिया जाता है, जहां पर उनको प्रेजेंट होने के लिए कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो दोनों को कहा जाता है। इसमें चार्ज ऑफिसर को भी प्रेजेंट होने के लिए कहा जाता है, और इसकी सूचना प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी दी जाती है, क्योंकि उनको भी वहां प्रेजेंट होना होता है। और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन होता है, टू नॉमिनेट द नेम ऑफ डिफेंस असिस्टेंट। दोस्तों, जो डिफेंस असिस्टेंट होता है चार्ज ऑफिसर के पास में, यानी कि आरोपित कर्मचारी के पास में यह अधिकार मिला हुआ है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या फिर विशेष केस में लीगल प्रैक्टिशनर को भी डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रख सकता है अपने बचाव में, यानी कि खुद को डिफेंड करने के लिए। तो इसकी भी सूचना दी जाती है डिफेंस असिस्टेंट का नाम नॉमिनेट करने के लिए। तो ये दो बातें यहाँ पर होती है, पहला होता है प्रेजेंट होने के लिए, और दूसरा होता है डिफेंस असिस्टेंट का नाम देने के लिए। और इसी में मेंशन होता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी, जैसा कि यहाँ देखे हैं कि अपॉइंटेड अपॉइंटेड प्लेस ऑन अ डेट एंड टाइम। तो प्लेस क्या होगा? तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर ही उठ रहा होगा कि किस जगह पर जनरली इंक्वायरी की जाती है, यानी कि जो इंक्वायरी का प्लेस होता है वह क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह दो प्लेस हो सकता है। पहला जो होता है, नॉर्मली द वेन्यू ऑफ इंक्वायरी शुड बी वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेसेज आर रेडली अवेलेबल। पहली शर्त तो यही है कि इंक्वायरी उस जगह पर की जानी चाहिए जहां पर सारा डॉक्यूमेंट मौजूद होता है और जहां विटनेस मौजूद होता है, यानी कि जिस प्लेस से विटनेस बिलोंग करता है, या जिस ऑफिस में जिस जगह पर सारा का सारा डॉक्यूमेंट मौजूद होता है। लेकिन कहता आयु इज फ्री टू फिक्स एनी अदर वेन्यू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द केस एंड कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। लेकिन दूसरी शर्त इसमें यह भी है कि आयोग चाहे तो किसी और जगह को इंक्वायरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी बना सकता है, इंक्वायरी का वेन्यू अपॉइंट कर सकता है। और इसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है? पहला, रिक्वायरमेंट ऑफ केस, यानी कि केस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और दूसरा, कन्वीनियंस ऑफ पार्टी, यानी कि जहां पर जो पार्टीज हैं केस के, और पार्टी तो बता ही दिया कि इंक्वायरी ऑफिसर के साथ साथ प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर भी होते हैं, तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से किसी और दूसरे प्लेस को भी प्लेस ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि किसी और दूसरे जगह भी इंक्वायरी होल्ड की जा सकती है। तो ये प्लेस ऑफ इंक्वायरी होता है, जिसके बारे में आपने देखा है, ऊपर में बताया गया है कि अपॉइंटेड प्लेस। तो ये प्लेस अपॉइंट जो किया जाता है, यह इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा किया जाता है कि किस जगह पर उस केस की इंक्वायरी की जाएगी, और इसकी सूचना प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर दोनों को दी जाती है। अब दोस्तों, सबसे पहले है कि नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग, जो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है फॉर्मेट और कंटेंट, और इसमें क्या बातें होती है इस पर। और जैसा कि पहले मैंने बताया है कि चार कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी
सरकारी कर्मचारी के लिए, खास करके चार्ज ऑफिसर के लिए, आरोपित कर्मचारी के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग, और यहाँ नंबर होता है, जो नोटिस का नंबर होता है नंबर दिया जाता है। सब्जेक्ट देख सकते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनटू द चार्ज फ्रेम अगेंस्ट श्री, और यहाँ पर नाम होता है, यानी कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना है, जो चार्ज फ्रेम किया गया है पर्सन का, यानी कि सरकारी कर्मचारी का, चार्ज ऑफिसर का नाम यहाँ होता है, तो उसके संबंध में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के संबंध में। और यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिसर ये लिखते हैं कि आई हैव बीन अपॉइंटेड एज इंक्वायरी अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी इन द केस ऑफ साइटेड, यानी कि मेरा अपॉइंटमेंट किया गया है इस केस में इंक्वायरी करने के लिए, यानी कि इस केस में जांच करने के लिए। अब यहाँ पर साथ साथ देखते हैं कि ऑर्डर नंबर और किस डेट का ऑर्डर है और किसके द्वारा जारी किया गया है, इसकी भी सूचना दी जाती है चार्ज ऑफिसर को। और कहता है कि, और इसमें यह भी इंक्वायरी ऑफिसर बताता है कि इसकी एक कॉपी आपको भी दी जा चुकी है, यानी कि आपको भी भेजी जा चुकी है। तो सबसे पहले जो क्लियर करता है कि इंक्वायरी ऑफिसर अपने बारे में बताता है कि उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जो आरोपित कर्मचारी पर जो आरोप लगे हैं, चार्ज लगे हैं, उसकी जांच करने के लिए, और साथ ही साथ ऑर्डर नंबर डेट भी कोट करते हैं, और किसके द्वारा उनको अपॉइंट किया गया है एज एन इंक्वायरी ऑफिसर, तो ये भी उसमें बताते हैं, ये नोटिस नोटिस में बताया जाता है। ये तो कंटेंट है इसका। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि सेकंड पैरा में यहाँ पर लिखा होता है, अ प्रिलिमिनरी हियरिंग ऑफ द केस विल बी हेल्ड ऑन। अब यहाँ पर देख सकते हैं डेट एंड टाइम एंड प्लेस। अब इसी में इसकी सूचना दी जाती है कि प्रिलिमिनरी हियरिंग किस डेट को होगा, किस टाइम में किया जाएगा और किस जगह पर किया जाएगा, तो इसकी भी सूचना दी जाती है। अब यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है चार्ज ऑफिसर को कि यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द हियरिंग अलोंग विद योर डिफेंस असिस्टेंट इफ एनी, एंड वेट अंटिल फर्दर डायरेक्शंस। और इसमें होता है कि आपको, चार्ज ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको डिफेंस असिस्टेंट के साथ इंक्वायरी अटेंड करना है, अगर आपने किसी डिफेंस असिस्टेंट को नॉमिनेट कर लिया है। लेकिन यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जनरली डिफेंस असिस्टेंट का नाम जो है, जब प्रिलिमिनरी हियरिंग में एक साथ बैठते हैं तो जनरली वहीं पर दिया जाता है। अदरवाइज रूल कहता है कि नोटिस में ही इसकी सूचना होनी चाहिए। नोटिस जब दिया जाता है तो चार्ज ऑफिसर की ड्यूटी है कि डिफेंस असिस्टेंट का नाम इंक्वायरी ऑफिसर को प्रिलिमिनरी हियरिंग से पहले भेज दे, और प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज अपने साथ डिफेंस असिस्टेंट को ले जाए। यह ड्यूटी बन जाता है किसका, तो चार्ज ऑफिसर का। उनका काम है नॉमिनेट करना, और जब नॉमिनेशन होता है उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा, तो फिर प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज ही उसे ले जाया जा सकता है। लेकिन जनरली केस में क्या होता है कि प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज तक यह नॉमिनेट हो ही नहीं पाता है, और प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज या फिर उसके बाद जो टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम में उसका नॉमिनेशन होता है। तो जनरली जो डिफेंस असिस्टेंट होता है, प्रैक्टिकल में मैं बता रहा हूँ, और यह उनका प्रेजेंस होता है जनरली रेगुलर हियरिंग में। अब यहाँ देखिए, एक है कि इन केस यू फेल टू अपियर, अगर आप प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज अपियर नहीं होते हैं, तो कहता है अपॉइंटेड डेट टाइम, कहता है जो आपको डेट दिया गया है, जो समय दिया गया है, अगर उस डेट को, उस समय पर अपियर नहीं होते हैं, तो प्रोसीडिंग्स विल बी टेकन एक्स पार्टी, यानी कि जो कार्यवाही होगी वहां पर प्रोसीडिंग होगा वो एक तरफा होगा, एक्स पार्टी होगा। ये भी सूचना दी जाती है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज कोई सुनवाई नहीं होती है, और वहां पर होता क्या है इसके बारे में इस सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पैरा 3 में देख सकते हैं कि यहाँ क्लियर किया गया है कि नोटेड दैट नो विटनेस विल बी एग्जामिन्ड ऑन द सेम डेट। और यह विदित होना चाहिए, यह आपको जानना चाहिए, नोट करना चाहिए कि उस डेट पर किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि उससे पूछताछ नहीं की जाएगी। द पर्पस ऑफ द प्रिलिमिनरी हियरिंग इज टू सॉर्ट आउट द प्रिलिमिनरी, कहता है कि प्रिलिमिनरी हियरिंग का मुख्य उद्देश्य है कि जो अलग अलग इशू है उस पर विचार करना और उसका सोल्यूशन निकालना, उसे तय करना कि इशू क्या है वहां पर, तो इसे तय करना। तो ये स्पष्ट बता देता है, ये बातें आपने देख लिया। अब जो लास्ट जो इसका पैराग्राफ है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही डिपेंड करता है कि, और यहीं से शुरू होती है खास करके चार्ज ऑफिसर का काम। और जैसा कि पहले बताया है कि ऐसे कौन से काम है जो चार्ज ऑफिसर को नोटिस मिलते ही शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एंड टू ले डाउन, पहला तो बताया है कि कोई भी वहां पर ये नहीं होगा, और पहला बताया है कि डिफेंस असिस्टेंट का नॉमिनेशन की बात मैंने बताया है। दूसरा यहाँ देखिए, एंड ले डाउन अ टाइम शेड्यूल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट। दोस्तों यहाँ बताना चाहूंगा कि लिस्टेड डॉक्यूमेंट होता है जो चार्जशीट के साथ लगा होता है, आपने देखा होगा एनेक्सर 3 में,
जो लगा होता है तो उसे लिस्टेड डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो जो ही नोटिस मिलता है तो तुरंत आप लिस्टेड डॉक्यूमेंट को जरूर एग्जामिन करें कि कहीं वो फर्जी नहीं है, कहीं वो डॉक्टर नहीं किया हुआ है, कहीं टेम्परिंग नहीं किया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल कॉशस रहे और प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज उन डॉक्यूमेंट्स का मिलान ओरिजिनल से जरूर करें, क्योंकि आपको जो दिया जाता है एनेक्सर में चार्जशीट के साथ वह कॉपी होता है, तो आप उसका मिलान जरूर करें। और देखते हैं कि ये दूसरा आपने देखा, और सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट। दोस्तों जनरली चार्ज ऑफिसर इसकी तैयारी करके नहीं जाते। उस रोज आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर क्या आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट है चार्जशीट के साथ लगा हुआ है वह डॉक्यूमेंट तो प्रोड्यूस किया गया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा, उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए आपको डिफेंड करने के लिए तो उसका लिस्ट दिया जाए और इसका पूरा फॉर्मेट किया होगा। ये सब आगे इस सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको पहले से तैयार रखना चाहिए। अगर आप कंसस हैं, अपने आप को अच्छे से डिफेंड करना चाहते हैं, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट यानी कि जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट है उसके अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अपने बचाव के लिए, तो उसका उस डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं और उसका रेलिवेंसी भी आपको बताना होता है कि वह डॉक्यूमेंट रेलिवेंट क्यों है। और जो चौथा चीज होता है ये डिफेंस विटनेस, कि प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपने डिफेंस में किसी विटनेस को रखना है। अगर आप हाँ कहते हैं तो उसका नाम देना होता है। तो पहले से ही आप यह काम शुरू कर दीजिए या तय कर लीजिए कि किनको डिफेंस में रखना है, यानी कि डिफेंस विटनेस के रूप में रखना है। तो यह भी काम आपको शुरू कर देना चाहिए। तो आप अब गिन सकते हैं कि चार काम होता है। पहला तो उसमें होता है कि डिफेंस असिस्टेंट का नाम देना। दूसरा जो इस नोटिस में लिखा हुआ होता है, इसका टाइम शेड्यूल दिया जाता है, इसका टाइम शेड्यूल रखा जाता है इंस्पेक्शन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि लिस्टेड डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए। और तीसरा चीज होता है एडिशनल डॉक्यूमेंट का नाम देने के लिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट का लिस्ट देने के लिए। चौथा होता है डिफेंस असिस्टेंट का नाम देने के लिए, सॉरी, डिफेंस विटनेस का नाम देने के लिए। ये जो चारों ये जो चार तरह का काम है, इस पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए नोटिस मिलते ही, ताकि प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज आप आसानी से उन लिस्ट को दे सकते हैं। अदरवाइज इसमें से जो एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है, डिफेंस विटनेस होता है या फिर इंस्पेक्शन होता है लिस्टेड डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए कुछ टाइम पीरियड भी दिया जाता है। लेकिन आप तैयारी तभी से शुरू कर दे जब आपको इसकी नोटिस मिलती है, तभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं कॉपी जो है यहाँ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, इसकी कॉपी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी दी जाती है और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सिग्नेचर होता है। तो दोस्तों यह है इम्पोर्टेंस प्रिलिमिनरी हियरिंग का। और इसमें मुख्य बातें क्या होती है, जो चार मुख्य बातें होती है उसके बारे में बता दिया। तो अगर आप भी अच्छे से डिफेंड करना चाहते हैं तो नोटिस मिलते ही इसकी तैयारी जरूर शुरू कर दे, ताकि प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज आप सारे के सारे लिस्ट को रख सके और आगे भी आप अपना डिफेंस अच्छे से कर सके। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।